नमस्कार, आदाब। ये है मुकाबला और मैं हूं मारिया शकील। ओपन बुक एग्जाम या खुली किताब परीक्षा, ये आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत इसकी सिफारिश की गई है। 9 से 12 या 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा इस तरह कराने पर विचार किया जा रहा है। CBSE इसकी तैयारी कर रही है। कुछ स्कूलों में सीमित प्रयोग यानी कि पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो गई है और फिर इस प्रयोग के नतीजे के मुताबिक ये तय किया जाएगा कि कब से ये लागू हो। इसके पक्ष में दलील ये दी जा रही है कि रटने की आदत बढ़ रही है, जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है। वहीं इसके खिलाफ में ये दलील दी गई है कि मेरिट के साथ नाइंसाफ़ी होगी। खुली किताब परीक्षा का प्रयोग पहले भी हुआ है, लेकिन इस वक्त इनफैक्ट उस समय छात्रों ने नेगेटिव फीडबैक दिया था, उनका फीडबैक पॉजिटिव नहीं था। फिर दोबारा इसकी कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है और वही हमारा मुकाबला का सवाल है, ओपन बुक परीक्षा बच्चों को राहत या बढ़ेगी परेशानी? सारे स्टेक होल्डर्स इस डिबेट में अभी मौजूद हैं और इसलिए मैं यही सवाल बच्चों से पूछूंगी जो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, त्रीमान सोडी और अयान निज़ाम। परेशानी बढ़ेगी आप लोगों की या आपको राहत मिलेगी? अकॉर्डिंग टू मी ये जो है इनिशिएटिव लाया गया है CBSE के थ्रू, ये अच्छा है क्योंकि इससे हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स बढ़ेगी और हमारा माइंड डेवलप होगा। उसके बिहाफ पर हम अपने खुद के आंसर्स बनाकर लिख सकते हैं। तो इसके नेगेटिव भी है और पॉजिटिव साइड भी है, बट आई गेस ये होना चाहिए इम्प्लीमेंट। ये होना चाहिए, लेकिन Yes. आपके बैच में तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ, हमारे बैच में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। त्रिमान, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा कि ये ज़रूर होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि बच्चे सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रहा है और जो समझ आ रहा है वो उसका एप्लीकेशन, उसका यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो एक क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स जो ज़रूरी है, वो सब आप लोग को लगता है अगर ओपन बुक एग्जाम होगा तो होगा जी। और अभी क्योंकि सब आप लोग सवाल सारे जवाब आप लोग रटते हैं, ज़रूरी नहीं। एप्लीकेशन, माइंड एप्लीकेशन नहीं होता। माइंड एप्लीकेशन नहीं होता ज़्यादा। माइंड एप्लीकेशन नहीं होता। और स्टूडेंट्स हैं वंशिका गुप्ता और कनव शर्मा, आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होना चाहिए। देखो, अभी जो हम करते हैं, हम आगे रिसर्च नहीं करते हैं। हम एक टॉपिक पढ़ते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग बस क्वेश्चंस आंसर कर देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि उसके अलावा इसकी एक्चुअल रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशंस क्या हो सकती हैं। एंड ओपन बुक एग्जाम्स हमें एक क्वेश्चन देंगे, हम उस क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे और फिर बुक से रिसर्च करके सोच पाएंगे कि इसे आगे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं और हम रियल वर्ल्ड में यूज़ कैसे कर सकते हैं। इससे हमारी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी और ऑल्दो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, बट ओवरऑल ये होलिस्टिक डेवलपमेंट में हमारी बहुत हेल्प करेगा। लेकिन कनव, ये सब जो आप बोल रहे हैं, जो आपके बाकी सहयोगियों ने बोला, वो आप क्लोज बुक में भी कर सकते हैं। ये एम्फेसिस क्यों है कि बस क्लोज बुक का मतलब है रटना? आई थिंक कि क्लोज्ड बुक बच्चे को जो पढ़ाया गया है उस पे ही कन्फाइन कर देता है। अगर आप ओपन बुक टेस्टिंग में देखोगे तो वो अपने आप पढ़ सकता है एग्जाम के दौरान एंड अपने हिसाब से आंसर कर सकता है। आजकल हमें किताब के बाहर भी अगर हम जॉब करने जाएं या रिसर्च करने जाएं तो इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी अवेलेबल टू अस, मतलब हमें बहुत जगहों से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो हमें ये सीखना पड़ेगा एज स्टूडेंट्स कि कैसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको खुद इंटरप्रेट कर पाएं या खुद उसे सोच पाएं और नए कुछ खोज पाएं हो। तो आपका कहना है कि अभी जो सिस्टम है वो इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देता है। लतिका गुप्ता, आप यहाँ पर हैं, आप स्टूडेंट्स को क्या कहेंगी? क्योंकि चारों के चार जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि ओपन बुक सिस्टम सही है। देखिए, मैं विद्यार्थियों से ज़्यादा शिक्षकों को ध्यान में रख के ये कहूँगी, ये बार बार कह रहे हैं कि हम रटते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर दरअसल व्यवस्था की तरफ से अगर हम सोचें तो वो करते हैं जो करवाया जाता है। तो व्यवस्था ने पिछले 150-200 सालों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है
और रटन आधारित प्रश्न ही पूछे गए हैं। सीबीएसई ने तो कोर्ट केस भी लड़े हैं कि पाठ्य पुस्तक का हूबहू नहीं लिखा तो नंबर कमाएंगे, मतलब उनका सामना किया है। पर बात यह है कि जिसको आप विद्या बोलते हैं वो इस तरह के दो छोरों पे नहीं जा सकती। विद्या में आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, उसका मूल्यांकन होता है। तो अगर आपको मूल्यांकन में जिसको ये एप्लीकेशन या सोचने विचारने वाले प्रश्न कह रहे हैं उनको तवज्जो देनी है तो ये बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन जानकारी की भी अपनी उसका एक महत्व होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ जानते हैं और हमें जानना ज़रूरी होता है। भारत में किस तरह के जंगल हैं, यहाँ किस तरह का मौसम है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और उसको अपने दिमाग में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि अभी किसी ने कहा कि जानकारी तो भाई हर जगह है और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो जानकारी कौन सी सही है, कौन सी प्रासंगिक है, मेरे लिए ज़रूरी है, उसको अपने पास बनाए रखना ये कोई हल्का फुल्का कौशल नहीं है। और इसको इस तरह से नहीं मानना चाहिए कि ये कोई बहुत बुरा ही व्यवस्था में हो रहा था। अभी हम पूरी ऐसी व्यवस्था के छोर पे थे कि हर चीज़ दिमाग में बसी हो और उसको बस हम उलट दें, और हम दूसरी तरफ जा रहे हैं कि हम कुछ भी अपने दिमाग में ना रखें, याद ना करें। स्मृति का कंठस्थ करने का किसी चीज़ को हमारी बुद्धि के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम कुछ चीज़ें हमारी स्मृति में होती है तब उनसे विचार पनपते हैं और तब वो आगे बढ़ते हैं। तो आपका कहना है कि छात्रों के लिए शायद अगर ओपन बुक एग्जाम होगा तो वो और कठिन हो जाएगा। डॉक्टर सुधा, आपका क्या इस पर विचार है? क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स का देखें, क्योंकि यही फाइनल स्टेक होल्डर्स रहेंगे, अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो बेनिफिट या नेगेटिव जो होगा वो इनके लिए होगा। आपको अनम्यूट करना होगा मैम। क्लासरूम की जो डायनामिक्स है, it has to transform. I mean, teacher and student active engagement. I believe in co-learning, co-creating, co-designing. टीचर की खाली महज ये नहीं है कि ऑफिशियल सिलेबस को खत्म करना। तो जब हम OTBA की तरफ जाएंगे, एक तो जैसे बच्चों ने बताया कि इंडिविजुअल रिसर्च वर्क को, एंड बच्चे क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, इवन टीचर्स ऑल्सो साथ साथ अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे एंड बच्चों को सपना दिखाएंगे बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। सो इसकी चैलेंजेस तो है, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट सच काइंड ऑफ एंगेजिंग स्टडी मटेरियल, you know, so that and the questions have to be application based. अगर हम स्टडी मटेरियल डेवलप करके उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन फिर पूछेंगे तो कोई फायदा नहीं है। बट आप अगर इंडिया की डायनामिक्स देखेंगे, बहुत सारी जगह है जहां बिना सर्विलेंस सिस्टम एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। So if you want to reduce that mass copying, question paper leaking, then this is one of the holistic or multimodal system of assessment. लेकिन मैम सवाल ये है कि ये फिर भी इंडिया का पूरा पिक्चर नहीं दिखा रहा है। जो रूरल इंडिया है और जहां पर 9वीं 10वीं में शायद क्लास टीचर भी नहीं है मौजूद, वहां पर ओपन बुक हो या क्लोज बुक हो, डॉक्टर नायक, किस तरह से रिजल्ट्स आएंगे, कैसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा? जी बहुत अच्छा डिस्कशंस है, लेकिन मेरा ये मानना है जब हम परीक्षा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने के लिए आई थिंक मुझे एक कंफर्टेबल जोन चाहिए, वो विद्यार्थी को मिले, मेरा ये मानना है। और जीवन में विद्यार्थी के चेहरे पर अगर क्लासरूम में हो, परीक्षा में हो, अगर उनको वो हैप्पीनेस ना मिले, वो स्माइल ना आए, तो वो परीक्षा करीब आते ही वो घबरा जाता है, वो ओपन बुक हो या क्लोज बुक हो। तो मेरा मानना है कि जिस तरह की परीक्षा की जाए वो परीक्षा ऐसे हो कि बच्चे के मन में या विद्यार्थियों को लेकर एक तनाव सा बढ़ा हुआ है हर जगह पर, वो तनाव ना है। परीक्षा ऐसा होना चाहिए जिसमें उच्च तरह के सोच कौशल एप्लीकेशंस उसमें इन्वॉल्व हो, और जो क्वेश्चंस एनालिसिस क्रिटिकल वे में, हम क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वैसे टाइप की क्वेश्चंस और उसके बुकलेट भी तैयार हो। हम ये नहीं करेंगे कि आपका एक किताब बन जाए और किताब नॉर्मल वे में आ जाए और नॉर्मल वे के बच्चों को तो समझ जाएंगे कि देख के लिखने में हो जाएगा।
तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब किताब आएंगी तो एनालिटिकल बेसिस की नोट्स होंगी, और बच्चे को इसमें हम ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ रोट लर्निंग मेथड में न ल जाएं, हमारे बच्चे वहाँ पे बच्चे किताब पढ़ें और किताब पढ़ के एक्सपीरियंस करें। जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, वो बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग टाइप ऑफ थिंकिंग उस किताब में मिले, ताकि वो बच्चे उसमें पढ़ने का इंटरेस्ट ले। बच्चे किताब पढ़ते नहीं हैं, तो बच्चे पढ़ें और पढ़ने से उनकी और ज्ञान, उसको जो एनालिटिकल थिंकिंग हम बोल रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बोल आपका रहे हैं। कहना है कि शायद उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और तनाव कम होगा। इसका जवाब तो सबसे अच्छा बच्चे ही दे पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगी वंशिका? जो मुझे लगता है लाइक ओपन बुक एग्जाम्स में, जैसे सर और मैम ने कहा कि अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि अपनी बुक ख़त्म कर लें, उसे रट लें एंड फिर हम जाके एग्ज़ाम में लिखते हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा जिससे हमारी नॉलेज टेस्ट होगी, हमें मटेरियल कितना अच्छा लगा या कितना अच्छा समझ आया और हम उसे कितना आगे लेकर जा सकते हैं, तो फिर आई थिंक एज स्टूडेंट्स हमें भी मन करेगा कि हम उसे अच्छे से पढ़ें। हमें बस ये नहीं लगेगा कि हमें ये टॉपिक ख़त्म करना है एंड उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम ये आगे सोचने लगे। लेकिन वंशिका, सवाल ये है कि अगर स्टूडेंट नर्वस है शुरू ही से और तनाव में है, तो क्या तनाव कम होगा? क्या वो कॉन्फिडेंट फील करेगा ओपन बुक एग्जाम में? क्योंकि बहुत जो स्टूडेंट सुइसाइड्स के केसेस आते हैं क्लास 12th एग्जाम के दौरान, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, तो क्या ओवरऑल स्टूडेंट्स पर ये प्रेशर कम होगा? इन माई ओपिनियन आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि अभी मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस होता है कि हमें लगता है कि अगर हम ये भूल जाएं तो क्या होगा, अगर हमारी मेमोरी उतनी अच्छे से काम नहीं करी। एंड आई थिंक ओपन बुक एग्जाम्स ये वरी हटा देते हैं, तो हमें ये नहीं लगता कि हमें याद नहीं रहेगा, बट हमें ये लगता है कि क्या हमें समझ में आया जो हम पढ़ रहे हैं, जितना हमने क्लास में सुना है, क्या हम उसे इवेल्युएट कर पाए। सो आई थिंक इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चला जाएगा। आपको लगता है स्ट्रेस खत्म होगा? डॉक्टर चंद्रा, सवाल ये है कि अगर स्टूडेंट्स ने थम्स अप दे दिया, तो 2015 में जब ये असेसमेंट हुआ था, तो उस वक्त स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था? उन्होंने नेगेटिव फीडबैक क्यों दिया था? जब 2014-15 में इस बात का इस 3 साल जब इसका प्रयोग हुआ था, तो देखिएगा, मैं सबसे पहले तो आपके इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस मुकाबला में आपने बच्चों को भी साथ लेकर संवाद रखा, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरा, ये जो पायलट प्रोजेक्ट चालू किया जा रहा है, मेरा इसमें मानना है, इसको हम एक लाइन में अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं, सीख का मूल्यांकन होगा। जो बच्चे क्या सीख रहे हैं और वो अपना कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा कि जो चीजें रटकर आई है वही सामने हर बार आती है। इस बार अगर ये पायलट प्रोजेक्ट, आप जो बात कह रहे हैं मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरी लाइन में ये सीख का मूल्यांकन है कि बच्चे ने क्या समझा है और उसके आधार पर वो क्या जवाब दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। बच्चे अभी समझ नहीं रहे हैं, बच्चों को समझना पड़ेगा कि आपने जो चीजें देखी है या जो रटा है या जो कुछ भी एक्सपेक्ट, वो बहुत पुराना पैटर्न हो गया। अब आपके सामने किताब है, किताब में आपने टॉपिक को पढ़ा है, लेकिन आप उसका कैसे रिएक्शन कर रहे हैं, आपने उसको कितना समझा है, उसका मूल्यांकन टीचर करेगा। तो ये टीचर के लिए भी एक बड़ी बात हो रही है कि वो बच्चे का कैसे असेसमेंट करेगा। रही बात, आप कह रहे हैं पिछला जो 2014-15 में जो इसका शुरू करा था, तो उसमें प्रॉपर तैयारी नहीं करी गई। इस बार की आपको जब जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें 3 महीने 4 महीने पहले पायलट प्रोजेक्ट चालू होगा, कुछ चुनिंदा स्कूलों में होगा। आपने जैसे बच्चों को एंटरटेन किया है, तो इसमें बच्चों का भी भागीदारी होगी और उसके आधार पर वो लागू होगा। और पिछली बार जो लागू हुआ था वो एकदम से हुआ था। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये स्कूल बच्चों के लिए पहली बार हो रहा है, लेकिन जैसे विश्वविद्यालय और कई जगहों पे तो ऑलरेडी चल रहा है। वो असेसमेंट के जो मार्क्स होते हैं वो इसी पर डिपेंड करते हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट को सीख का मूल्यांकन नाम देना चाहता हूँ, जिससे बच्चे ने क्या सीखा है और उसने कैसे प्रेजेंटेशन करा है, ये वो शो करेगा। तो टीचर की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी कि उस बच्चे को उसने जो समझा है उसका सही प्रकार से। और यहाँ एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ असेसमेंट जो होगा, नंबरों का जो मामला होगा, उसको भी बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये नंबरों की दौड़ में बच्चे बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हैं। तो उसको सरकार को ये भी करना चाहिए, नीति में ये आना चाहिए
कि इसके असेसमेंट का कोई ना कोई दूसरा तरीका भी ढूंढे ताकि इन नंबरों की दौड़ से बच्चे थोड़े से बाहर निकल सके। मेरा ये मानना है। हाँ, मेरा कहना है कि क्या ये एज ग्रुप या क्लास लेवल सही है 9th से 12th? और दूसरा सवाल ये है हमारा कि जो प्रपोजल है वो ये है कि 9th और 10th में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में परीक्षा होगी और 11th और 12th में अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान में परीक्षा होगी। तो क्या ये सब्जेक्ट का चॉइस सही है डॉक्टर नायक? जी, एब्सोल्युटली ये पायलट एनालिसिस है सीबीएसई का, जो अभी फिलहाल गणित, अंग्रेजी और साइंस में अभी चुना गया है, विज्ञान के लिए चुना गया है, लेकिन निकट भविष्य में अदर सब्जेक्ट्स में भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ये पायलट बेसिस में ये जानना चाहते हैं ये बच्चों से कि ये विषय क्यों चुने गए हैं, ये सब्जेक्ट एनालिटिकली, क्योंकि ये जब सब्जेक्ट हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट, हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग बेस्ड, तो ये जनरली हम लोग मैथमेटिक्स और साइंस में आपको मिलेंगे। तो इस बेसिस के लिए ये पहले सब्जेक्ट्स चुने गए हैं अभी फिलहाल, लेकिन भविष्य में हम आशा करते हैं अगर ये जो बच्चों का ये जो तनाव कम होगा और इसमें बच्चे ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग वे में उसमें बुक्स को, किताबों को पढ़ेंगे और अपने कॉपीज में लिखेंगे। लेकिन तो मैथ्स मुझे में लगता क्या है कि रट करके आप आगामी जाएंगे त्रिमान? अगर एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में, तो मैथ्स और साइंस में क्या रट करके जा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर फॉर्मूला? नहीं, और फाइनली एप्लीकेशन जो होता है वो तो एग्जाम में होता ही है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और उसका जब तक आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। मैथ्स है एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट, लेकिन उसमें ये है कि उसमें इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज होते हैं कि एग्ज़ाम से पहले मेरे साथ तो हमेशा होता है कि मैं पिछले दिन सिर्फ बैठ के फॉर्मूला ही रिवाइज़ कर रहा होता हूँ, इस डर में कि मैं अगले दिन भूल ना जाऊँ। तो अगर मुझे पता होगा कि मैं अपने फॉर्मूलाज लेके जा सकता हूँ तो मेरी एंग्जाइटी, स्ट्रेस एग्ज़ाम से पहले बहुत कम होगा और मुझे पता होगा कि अगर मुझे आता है सब्जेक्ट तो मैं अपने फॉर्मूलाज लेके जा सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा फिर। लेकिन फॉर्मूला के अलावा एप्लीकेशन भी जरूरी है जी। अगर पोटेशियम सोडियम में फर्क नहीं पता है तो फिर उसका एप्लीकेशन भी आप नहीं कर पाएंगे। आप ये मानते हैं यान कि अगर इस तरह का फॉर्मूला भी आपको याद है, उसके साथ साथ एप्लीकेशन भी आता है, तो वो आपका मेरिट है। मेरिट है, यस। तो आप में और उनमें कंपटीशन में क्या रहेगा? दोनों आप लोग किताब खोल करके बैठेंगे। बट बात वो रहेगी ना कि हमें बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए उस चीज़ के बारे में, तो हमें वो चीज़, तो बेसिक नॉलेज तो आप लोग दोनों के पास है किताब के थ्रू, दोनों किताब के साथ बैठे हैं। तो एग्जाम में क्या हो रहा है? एग्जाम में तो ओपन बुक अगर है एग्जाम, तो दोनों के पास फॉर्मूला जो है आपने देख लिया, अब अप्लाई करना है, तो उसमें आप में और इनमें क्या डिफरेंस हुआ? आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड जरूर है, लेकिन मेरिट कहां पर गया? मेरिट उस पर गया है जिसके पास ज़्यादा स्किल्स है थिंकिंग की, जो ज़्यादा थिंक कर सकता है, मतलब उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के उसमें आ जाता है सिचुएशन में कि आप कितना सोच सकते हैं और कितने सोच कर आप उस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? मैथ्स, साइंस, ये सब सब्जेक्ट सही है ओपन बुक के लिए, या ओपन बुक के लिए होना चाहिए हिस्ट्री, सोशल साइंस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स? नहीं, ये सब्जेक्ट्स मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। हिस्ट्री और सब ज़्यादा उसके बारे में होता है, स्टोरीज याद करने के बारे में, वो जानकारी के बारे में ज़्यादा होता है। सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, इंग्लिश में लेकिन कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। इंग्लिश में फॉर्मूला होता नहीं, बट जैसे आपसे अगर आपको पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर में से, तो आप वो क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन दोनों याद करके जा सकते हो। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा समझ आ रहा है कि इस चैप्टर में या उस पोएम में बात क्या करी जा रही है। चलिए कनव, आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स है जो सीबीएसई प्रपोज कर रही है वो सही है? आई थिंक जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं, तो उसमें सबसे बुरा थॉट जो मुझे लगता है वो होता है मुझे याद नहीं रहा है। जब दिल में आता है ना कि याद नहीं रहा, इतना बुरा लगता है। एंड वो सबसे बुरा लगता है मैथ्स और साइंस में, बिकॉज वो सिर्फ एक फॉर्मूला होता है जो याद नहीं रहता। एंड अगर वो होता तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि अप्लाई तो हम कर सकते हैं। तो द एंड रिजल्ट लाइज इन कौन अप्लाई कर पा रहा है और कौन अप्लाई नहीं कर पा रहा, जो कि रियल वर्ल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जब हम स्कूल से बाहर निकलेंगे। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि साइंस स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि मैथ्स और साइंस होना चाहिए, जो आर्ट्स स्टूडेंट है, क्योंकि इसमें 11th 12th में आपके पास साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स में डिवीजन स्ट्रीम का पिक करने का ऑप्शन होता है, तो उनका कहना है कि क्यों नहीं हिस्ट्री में भी हो, सोशियोलॉजी में भी हो, पॉलिटिकल साइंस में भी हो।
तो उसमें होने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज एंड में हमारी इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि हमें जो पढ़ाया गया है उससे हमने क्या सीखा है। जैसे अभी इंग्लिश का बोर्ड हुआ, उसमें क्वेश्चंस भी इस फॉर्मेट में आए थे कि आपने क्या सीखा चैप्टर से, नॉट कि चैप्टर में एक्चुअल कंटेंट क्या था। चैप्टर कंटेंट होने से अगर हमें पता है तो बेटर रहेगा, बट उसकी एप्लीकेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। डॉक्टर लतिका गुप्ता, हालांकि आईआईटी दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, इंदौर, सब जगह ओपन बुक एग्जामिनेशन है और केरल के हायर एजुकेशन एग्जाम रिफॉर्म्स कमीशन ने भी इंटरनल और प्रैक्टिकल को ओपन बुक कहा है। उसके अलावा एआईसीटीई में ओपन बुक है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। मेरा सवाल है कि क्या ये एज ग्रुप जो है या क्या ये क्लास लेवल 9th और 12th, 9 से 12th सही है ओपन बुक के लिए, या वो लेटर स्टेज में आना चाहिए जैसा कि अभी चल रहा है? मैं आपको उसमें एक और आयाम जोड़ के बताऊं तो हमारे इस पैनल में अभी पूरे भारत की झांकी नहीं है। जिसको आप किताब कह रही हैं, किसके लिए कौन सी किताब है? एक गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए जो बड़वानी के पठार पे चढ़ चढ़ के किसी तरह स्कूल पहुंचती है लड़की, उसके लिए, या दिल्ली के जो बहुत ही रईसों के बच्चों के स्कूल हैं, उनमें किसको आप किताब मानेंगे? कौन सी किताब खुल रही है? किताब किसके पास मुश्किलों से आती है, तो किताब के साथ जो बच्चों का संबंध है वो भी इतना सीधा नहीं होता है। और ये बात सही है कि जो विश्वविद्यालय या जो तकनीकी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है वो ऐसा है बहुत ज़्यादा कि आप उसको लागू करना सीखें। लेकिन स्कूल में जो आधारभूत है ज्ञान है, उसमें बहुत सारी जानकारी है, जिसको आप शब्द बोलते हैं विद्या, उसमें बहुत सारे हुनर हैं, कौशल है और जानकारी है। तो मुझे लगता है कि ये बहस आइदर और या ये या वो उसकी नहीं होनी चाहिए। अच्छी परीक्षा वो होती है जो हर तरह की सोचने की क्षमता, थोड़ी जानकारी को बनाए रखने की क्षमता का मूल्यांकन करे। खासकर आज के ज़माने में जब, क्योंकि हाथ पे एक मशीन बहुत सारे बच्चों के है, खासकर शहरी बच्चों के, जो याद रखने की प्रवृत्ति भी अब कम हो गई और हर चीज़ के लिए पूछते हैं, छोटी छोटी बात भी पूछते हैं ना, नाम भी शायद पूछने लगेंगे थोड़े दिनों में। ऐसे में ये सोचना कि ये सिर्फ यही एक रास्ता है व्यवस्था को सुधारने का, मुझे ये थोड़ा अतिशयोक्ति उसमें जाता हुआ लगता है। याद रखना इतनी बुरी बात नहीं है। दूसरा, ये जिस तरह की भाषा यहाँ पे चल रही है और आपने बोला कि सबसे बड़ा फ़ायदा या नुकसान बच्चों का है, नहीं, मैं आपको बार बार शिक्षकों की बात याद दिला रही हूँ कि बहुत बड़ा समूह है। ये वो देश है जहाँ बच्चों के सीबीएसई में अगर थोड़े नंबर कम आ जाएं तो शिक्षकों को मेमो मिलते हैं, प्रिंसिपल्स के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनके सैलरी ग्रेड रोके जाते हैं। इस समय आज भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों में 5:30 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास चल रही हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको। तो ये जो रणभूमि सी बन जाती है परीक्षा की, इसमें शिक्षक भी पूरी तरह जूझे हुए हैं। तो मैम, अगर ओपन बुक हो जाएगा तो क्या ये रणभूमि नहीं बनेगी? अरे और ज़्यादा बनेगी, और बन जाएगी, क्योंकि हमारे शिक्षकों ने ना सीखा, हमने नहीं सिखाया उन्हें। इस तरह के प्रश्न बनाना इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आप ऐसे प्रश्न बनाएं कि जानकारी होते हुए भी जानकारी टीपने का मन ना करे, बल्कि सोचने का मन करे। ये प्रश्न बनाना एक बहुत बड़ा कौशल है। तो हमारी व्यवस्था में ये कौशल को अभी तक तवज्जो नहीं दी गई है। तो आपने एक बहुत ही अहम पहलू ऐड किया है। शायद मुकाबला में जो टॉपिक होना चाहिए वो ये भी है कि बच्चों या शिक्षकों को, दोनों को राहत बढ़ेगी या फिर राहत मिलेगी। यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर नायक। सवाल ये है कि जो मैम ने बोला ये बहुत ही अहम है। शायद हम लोग ये फुल पिक्चर ऑफ इंडिया नहीं बता रहे हैं। जो भारत है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जो बहुत सारे छोटे गांव में जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर किताब की फैसिलिटी भी अभी नहीं दी गई है। तो क्या वो बच्चे तैयार हैं? डॉक्टर नायक, सवाल आपसे। बिल्कुल, आप अगर ये सही प्रश्न है कि विद्यार्थी तो गांव में भी है, विद्यार्थी शहर में भी है, लेकिन हमारा जो ये ओपन बुक सिस्टम है, ओपन बुक टेस्ट एग्जामिनेशंस होगी, तो इसकी नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। यही हम चाहते हैं कि ये किताबें वहां तक पहुंचे
बच्चे जहां जहां भी हैं वहां तक बुक्स पहुंचे, किताबें पहुंचे और बच्चे उसमें से प्रिपेयर करें। ये नॉर्मल जो बुक्स है, हमारे एनसीईआरटी बुक्स हम पढ़ाई करते हैं, वो नॉर्मल बुक्स नहीं होगी, उससे अलग तरीके से किताब बनाई जाएगी और ये बुक्स को बच्चों की तरफ पहुंचाया जाए, ताकि विषयों की समझ का मूल्यांकन करने की एक नई पद्धति वो शुरू हो। ये परीक्षा छात्रों का ज्ञान नहीं, हमको ये बोलना है आप सबको कि ये परीक्षा छात्रों के ज्ञान का नहीं, बल्कि छात्रों के विषय की समझ का मूल्यांकन करने की एक नई पद्धति है। अगर ये समझ की अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, जो पारंपरिक बंद किताब प्रारूप के विपरीत है, और खुली किताब परीक्षा छात्रों की प्रश्नों को उत्तर देते समय स्टडी मटेरियल की जरूरत है, और वो स्टडी मटेरियल उनको प्रोवाइड की जाए, तब जाके ये सक्सेसफुल होगा। और मेरा ये मानना है इस पैटर्न से बहुत सारे बच्चे, सिर्फ गांव नहीं, शहरों में भी और हर जगह पे बच्चे उसको सही तरीके से यूज करके अपने स्किल्स को बाहर ला पाएंगे। डॉक्टर चंद्रा, अगर इसको थोड़ा हम एक्सपैंड करें और ये सोचें कि 9th से 12th में तो अप्लाई होगा, उससे पहले स्टूडेंट्स तैयारी कैसे करेंगे? क्योंकि उससे पहले स्टूडेंट्स 8th 7th में अगर होंगे ग्रेड, तो उसमें तो वो रट ही रहे होंगे सारे आंसर्स। मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि उनकी असेसमेंट्स में इसको पहले लागू कर लेना चाहिए। जब बच्चा 9th क्लास में आ रहा है तो उसके असेसमेंट्स होते हैं, तो उस असेसमेंट में इस प्रणाली को लागू करना चाहिए। मैं आपकी एक और आंसर देना चाहता हूं, जो आपने कहा कि ये किसके लिए गंभीर होगा। जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही है कि ओपन बुक से क्या होगा, कैसे होगा। टीचर, जो आप कह रहे थे कि ये फॉर्मूला तो सबको पता है, फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन किस बच्चे ने किस फॉर्मूले से, वहां साधारण क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो अब तक पैटर्न आ रहा था उस पैटर्न से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो शिक्षकों के लिए भी एक है कि वो इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएं, जो बच्चा उसका प्रत्युत्तर कैसे दे रहा है उसका मूल्यांकन किया जा सके। तो टीचर के लिए भी पेपर बनाना बड़ा आसान वाला काम नहीं होगा, उनके लिए भी एक चैलेंजिंग जॉब होगा कि वो क्या बच्चे से जानना चाह रहा है और किस प्रकार से जानना चाह रहा है। तो ये जो ओपन बुक जो आ रही है शिक्षा प्रणाली या जो हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न, उसमें बच्चों को जो चीजें दी जानी चाहिए, जिसकी सोच रखी गई है, इसके लिए टीचर को भी तैयार रहना होगा कि मैं इस तरह के क्वेश्चन पेपर बनाऊं ताकि बच्चों की क्या मन में चल रहा है। फॉर्मूला एक ही होगा, आपने जैसे कहा कि भाई फॉर्मूला तो एक ही होता है, अब बच्चा उसका जवाब क्या देता है उसके आधार पर वो उसका मूल्यांकन करेगा। तो कहीं ना कहीं टीचर के मूल्यांकन को लेकर भी कहीं बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, मुझे इसको लगता है। और आपने कहा कि इसको कब लागू करें, तो 9th के ऑनवर्ड जो कुछ असेसमेंट्स होते हैं थोड़ा सा पहले करना चाहिए। जो मेन एग्जाम्स होता है उससे पहले उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन उनको करवा लेनी चाहिए कि इस तरह की चीज होगी। क्योंकि हम अभी 8 तक तो सिंपल वही पेपर होगा और आंसर दे के आएंगे, अब 9th में जाते ही सारा पैटर्न चेंज होगा। तो उस 9th के लिए तो उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, और ये जो प्रेपरेशंस होगा ओवरऑल असेसमेंट का ही चेंज हो जाएगा। जो मार्क्स आएंगे वो डिफरेंट तरीके से आएंगे, और जो क्वेश्चन पेपर भी होगा वो इतना इजी नहीं होगा कि आप किताब खोल करके जवाब दे सकें। उसमें थिंकिंग एबिलिटी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेस्ट होंगे। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक और मुकाबला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुकाबला में सवाल आपके स्क्रीन पर है। डॉक्टर सुधा, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल ये भी है कि क्या सब स्टूडेंट्स के पास वो एबिलिटी होती है ग्रामर की, भाषा की, कि वो लिमिटेड टाइम में अपने क्रिएटिविटी या एनालिटिकल स्किल्स वो दिखा सकें? जैसे अगर 2 घंटा या 3 घंटे का समय है तो कैसे दिखा पाएंगे? ये तो अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम अभी पंचकोश विकास की बात कर रहे थे, उसमें एक टर्म आया है पंचादी, जिसमें कोई कंसेप्ट हो उसको अंडरस्टैंडिंग करना, उसकी एप्लीकेशन, उसकी अभ्यास करके फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना। सो जब हम ओबी की बात कर रहे हैं, ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन, ये एक्चुअली क्लास 9th एंड 11th में पायलट हो रही है, नॉट 10th एंड 12th इमीडिएटली। जो सब्जेक्ट्स आपने बताए वो सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट्स आएंगे। एंड अभी जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि टीचर को प्रॉब्लम होगा, ऑलरेडी सीबीएसई ने स्टार्ट कर दिया आइटम मेकिंग की ट्रेनिंग। हम लोग सारे ट्रेनिंग के थ्रू जा रहे हैं कि कैसे सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल बनाएंगे, तो कैसे क्वेश्चन जो इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, विच विल रियली एनहांस
child's curiosity और inquisitiveness. So अगर हम हमेशा टीचर की क्यों प्रेरोगेटिव दे कि आप ही क्वेश्चन बनाए, जब अभी एक क्लास में हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे कि हम क्वेश्चन ना बना के बच्चों को बोले कि ये चैप्टर है, ये वीडियो है, आप देख लीजिए एंड मेक इनोवेटिव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन. सो हमने देखा कि बच्चे टेक्स्ट बुक की बहुत बियॉन्ड गए हैं, दे डिड रिसर्च. सो हमारी अभी जो पढ़ाई की पद्धति है वो बेसिकली जैसे मैम बता रही थी, श्रुति या स्मृति के ऊपर डिपेंड करता है. सुनना एंड याद रखना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक इंडिविजुअल अभिन्न अंग है शिक्षा की कि हम याद रखें. मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेमोरी को रियल जिंदगी में हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये एक माइंडसेट चेंज है. अगर बच्चे अब बहुत ही लिमिटेड टाइम है इसलिए मैं स्टूडेंट्स के पास जाऊंगी. वंशिका, मैं आपसे शुरू करती हूँ. क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिसिस, थिंकिंग स्किल्स, यही सब आप लोगों का पॉइंट है अगर ओपन बुक एग्जाम होगा. लेकिन क्या ये 3 घंटे या 2 घंटे जो टाइम लिमिट होता है उसमें आप दिखा पाएंगी? आई थिंक इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उसी चीज़ पर डिपेंड करेगी. लाइक अभी हम एग्जाम्स प्रिपेयर करते हैं, रटना, चीज़ों को याद करना, लेकिन अब वो प्रिपरेशन का टाइम जो उस चीज़ों में जाता है, नाउ इट विल शिफ्ट टू कि हम ये चीज़ें लिखे कैसे, हाउ डू वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. एंड ये इमीडिएटली आई डोंट थिंक 9th से शुरू होगा, बट इंस्टेड लाइक 6th-7th के बच्चों को स्लोली इनकलकेटिंग दो स्किल्स ओवर टाइम एंड वो धीरे धीरे सीखेंगे. अच्छा, तो नए सेट ऑफ स्किल्स आप लोगों को जनरेट करना पड़ेगा. कनव शर्मा, आप जवाब दें जल्दी और फिर अयाज से मैं पूछूंगी. यहाँ आई थिंक कि जब हम एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ हमारे माइंड में होती हैं. तो अगर हम बच्चों को ऑलरेडी सिखा दें कि यू हैव टू मेक योर थॉट्स क्लियर, अपने जो दिमाग में जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रीमलाइन करें, जो कि हम जब बड़े होते हैं, व्हेन वी ग्रो अप एंड हम इंडस्ट्री में जाते हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर हम अपने थॉट्स ढंग से प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि कन्विंस तो कोई भी हो सकता है. हाँ, तो गूगल पे हैं. मान लिया कि मेट्रोज के या फिर बी टाउन्स ऑफ इंडिया के बच्चे, उन लोगों को का भाषा पर एक कमांड है, लेकिन गांव के बच्चों का क्या कहेंगे आप? गांव के बच्चों के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन जो स्टडी मटेरियल्स और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए सीबीएसई को, और जो करेंगे सबको इक्वली प्रोवाइड करना चाहिए ये, जिससे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो रूरल एरियाज़ या अर्बन एरियाज़ में. हाँ, तो हम लोगों को शायद रिसोर्स पहले देखना पड़ेगा और उसके बाद फिर जी रिसोर्स ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि थोड़े बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है दूसरे बच्चों से. लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है जो हमें पता है कि इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है. डॉक्टर लतिका, अगर रिसोर्स ही देना पड़ा तो फिर बच्चे की अपनी समझ, अपनी सोच, अपनी अभिव्यक्ति कहाँ गई? अपनी किसी बात पे जो मैंने सोच के विचार बनाया उसको व्यक्त करने के लिए भाषा चाहिए, और इतने कम समय में बांध के अगर उसे लिखना हो तो उससे कई बार तनाव बढ़ता है. मैं आपको बताऊं, इज़राइल में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हाइफा, उन्होंने एक बहुत बड़ा 5 साल का लंबा प्रयोग किया, बच्चों को इस तरह से पढ़ाया, यूनिवर्सिटी वालों को भी, मतलब विद्यार्थियों को और नीचे. और जब उन्होंने ओपन बुक एग्ज़ाम किया, पूरे 3-5 सब लगाए लोगों के, उन्होंने देखा कि जो भाषा की ज़रूरत है उसके कारण उन्होंने ज़्यादा टीपा और फिर कुछ भी उठा के किताबों से और कंप्यूटर से नकल करी. क्योंकि मैं सही सोच के ढंग से लिख पाऊँ, 9वीं 11वीं में अपने विचारों को इतना व्यवस्थित कर पाऊँ और एक राय भी बना पाऊँ, ये इसको अगर आप बांध रहे हैं 3 घंटे में और फिर हम उसी बात पे आ रहे हैं कि रिसोर्सेज देंगे हम, तो पहले किताब दी, अब रिसोर्स देंगे, गाइड बुक देंगे, जो भी देंगे, बात वही है कि एक बंधी हुई चीज़ की ही परीक्षा होनी है और बंधी हुई चीज़ ही हमारे देश की व्यवस्था लेकिन चेंज करना, इवॉल्व करना एक पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस है. शायद इसीलिए धीरे धीरे बच्चों का व्यू जो दूसरा जनरेशन है उससे अलग है. त्रिमान, अयान, वंशिका और कनव, ऑल द बेस्ट. आप लोगों का एग्जाम्स होने वाला है. इनफैक्ट इन लोग दोनों का एग्जाम शुरू भी हो चुका है. और बाकी टीचर्स को अपने थॉट्स शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मुकाबला में बस यही, अगले सप्ताह फिर आएंगे एक नए इशू के साथ और मुकाबला करेंगे. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. ये सही प्रश्न है कि विद्यार्थी तो गांव में भी है, विद्यार्थी शहर में भी है, लेकिन हमारा जो ये ओपन बुक सिस्टम है, ओपन बुक टेस्ट एग्जामिनेशंस होगी तो इसकी नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी. यही हम चाहते हैं कि ये किताबें वहां तक पहुंचे
बच्चे जहां जहां भी हैं वहां तक बुक्स पहुंचे, किताबें पहुंचे और बच्चे उसमें से प्रिपेयर करें। ये नॉर्मल जो बुक्स है, हमारे एनसीईआरटी बुक्स हम पढ़ाई करते हैं, वो नॉर्मल बुक्स नहीं होगी, उससे अलग तरीके से किताब बनाई जाएगी और ये बुक्स को बच्चों की तरफ पहुंचाया जाए। तो टीचर के लिए भी पेपर बनाना बड़ा आसान वाला काम नहीं होगा, उनके लिए भी एक चैलेंजिंग जॉब हुआ कि वो क्या बच्चे से जानना चाह रहा है और किस प्रकार से जानना चाह रहा है। तो ये जो ओपन बुक जो आ रही है शिक्षा प्रणाली या जो हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न, उसमें बच्चों को जो चीजें दी जानी चाहिए, जिसकी सोच रखी गई है, इसके लिए टीचर को भी तैयार रहना होगा कि मैं इस तरह के क्वेश्चन पेपर बनाऊं ताकि बच्चों की क्या मन में चल रहा है। फॉर्मूला एक ही होगा, आपने जैसे कहा कि भाई फॉर्मूला तो एक ही होता है, अब बच्चा उसका जवाब क्या देता है उसके आधार पर वो उसका मूल्यांकन करेगा। तो कहीं ना कहीं टीचर के मूल्यांकन को लेकर भी कहीं बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, मुझे इसको लगता है।